नुमालीगढ़ रिफाइनरी का जो स्टेक सेल की खबरें हमने काफी समय से सुनी है और इस पर लक्ष्मण रॉय ने काफी एक्सक्लूसिव डिटेल्स भी सामने पेश किए। बोर्ड ने अनुमति दे दी है उस स्टेक सेल के लिए। नुमालीगढ़ का में बीपीसीएल पूरी तरह से बाहर होगा। ईआईएल, ऑयल इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ असम का कंसोर्शियम दरअसल इस रिफाइनरी को खरीद रहा है। लेकिन जो आज की बड़ी खबर है वो ये है कि जो प्राइसिंग तय की गई है 9,875 करोड़ पर दरअसल बीपीसीएल नुमालीगढ़ रिफाइनरी को बेच रहा है। मार्केट एक्सपेक्टेशन यही था कि 5 से 6,000 करोड़ में ये स्टेक सेल होता हुआ दिखाई देगा। कुछ लोग ये भी उम्मीद कर रहे थे कि एट द मोस्ट 8,000 करोड़ के आसपास तक की स्थिति बनती हुई दिखाई देगी, लेकिन फाइनली 9,785 करोड़ 875 करोड़ में दरअसल ये पूरा सौदा होने वाला है। और जो वैल्यूएशन है वो करीब 7 टाइम्स FY21 एक्सपेक्टेड EV EBITDA पर आकी गई है। तो आज के लिए सबसे बड़ी खबर रहेगी बीपीसीएल और ऑफ कोर्स वो पूरी डाइवेस्टमेंट साइकिल के लिए। जी हाँ, तो अगर आप देखें ये स्टेक सेल जो है वो स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन से और हाउस व्यूज के अगर आप देखें एक्सपेक्टेशन से काफी ऊपर है। अब इसी पे ब्रोकरेज हाउसेस क्या मानते हैं उसको समझ लेते हैं और प्राइस टारगेट्स फ्रेश निकल के क्या आ रहे हैं। सुमित, मॉर्निंग, बीपीसीएल पे हाउस व्यूज क्या है? देखिए, सबने इसको एक थम्स अप दिया है। मेजरली सबके अनुमान से ऊपर ये सौदा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पहले टारगेट्स की प्लेट आएगी, इसमें जेपी मॉर्गन की तरफ से ओवरवेट रेटिंग है, 550 रुपए का वो टारगेट दे रहे हैं। जेफरीज 500 रुपए का टारगेट दे रहे हैं। सीएलएसए 450 रुपए का टारगेट दे रहे हैं और आउट परफॉर्म की रेटिंग है। तो मेजरली इसकी जो कंसेंसस है वो करीब 500, 550, 550 के आसपास के टारगेट्स की तरफ आ रही है। सबने जो कमेंट्री में बात की है कि नुमालीगढ़ की जो हिस्सा बिक्री है वो अनुमान से अधिक है। हर्षदा आपको रेट बताई रही, करीब 5400, 5500 करोड़ या मैक्स 8,000 करोड़ रुपए के आसपास के सौदे की बातचीत थी। 8400 करोड़ ये अपर एंड पर था जिसको बीट किया है और 9,800 करोड़ रुपए के आसपास का यहां पे स्टेक सेल हो रहा है। लेकिन एक क्रूशियल पार्ट ये है कि सब ये बात बोल रहे हैं कि एक स्पेशल डिविडेंड आ सकता है इस सौदे के बाद, और जो स्पेशल डिविडेंड की रेंज है वो अलग अलग है। सीएलएसए मान रहा है करीब 9 से लेकर 10 रुपए के आसपास का स्पेशल डिविडेंड आ सकता है, जबकि जेपी मॉर्गन का मानना है करीब 30 रुपए पर शेयर के आसपास का भी डिविडेंड आ सकता है। तो हो सकता है यहां पॉसिबिलिटीज तो उड़ गई हैं। स्पेशल डिविडेंड की प्राइस भले वेरी करे कितना आएगा, लेकिन हाँ, अगर स्पेशल डिविडेंड आता है तो वो एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है। टारगेट्स करीब 525-550 के आसपास के हैं। चलिए, 525 का लक्ष्य आपके सामने और 450 का क्लोज, तो यूं मान के चलिए कि अभी भी 75 रुपए का मूवमेंट आपको आता हुआ दिख सकता है। मानस जायसवाल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कल जबरदस्त मोमेंटम में आपने सरकारी कंपनीज को देखा। जायसवाल साहब, बताइए बीपीसीएल पर आपकी क्या राय? देखिए शैल जी, पिछले करीब 2 दिन से बीपीसीएल शान जरूर है, लेकिन यहाँ पर अंडरटोन बुलिश लगता है, क्योंकि ब्रेकआउट हम ऑलरेडी देख चुके हैं और उस ब्रेकआउट के टारगेट करीब 485 के आसपास के आते हैं। तो मेरी राय में तो आप बिल्कुल खरीदारी कर सकते हैं। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए, 439 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और कम से कम 485 की टारगेट सेट करिए। चलिए, राय 485 के लिए तो आपको एकदम आती हुई दिख रही है। हर्षदा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। चर्चा हुई बीपीसीएल और एससीआई की। बताइए हर्षदा जी, और क्या क्या है आपके पास? एससीआई पर डिटेल्स मैं आपके सामने पेश कर देती हूँ। हमने काफी स्टॉक में रैली देखी है और जी शिपिंग का बार बार नाम भी आ रहा था और उन्होंने दरअसल बोली लगाई है। दरअसल कल दीपक सेक्रेटरी की ओर से डिटेल्स निकल कर आए कि करीब 5 एंटिटीज है जिन्होंने सामने बोली लगाई है या फिर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिखाया है शिपिंग कॉर्पोरेशन के निजीकरण में। इसमें यूके की कंपनी फोरसाइट ये कंसोर्शियम के तहत बोली लगा रहे हैं, जिसमें वेदांता इनका पार्टनर है। साथ ही साथ एक्समार एनवी भी इस कंसोर्शियम का हिस्सा है। दूसरी तरफ दुबई बेस्ड जीएमएस डीएमसीसी भी कंसोर्शियम का हिस्सा मानी गई है। यूएस बेस्ड सेव सी ग्रुप ने भी बोली लगाई है और जीई शिपिंग ने भी दरअसल बोली लगाई है। ये अपडेट आया है दीपम सेक्रेटरी की ओर से। मल्टीपल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जाहिर तौर पर देखे गए हैं और इन इंटरेस्ट के आने के बाद अब शिपिंग कॉर्पोरेशन की जो विनिवेश की प्रक्रिया है या फिर निजीकरण की जो प्रक्रिया है वो सेकंड स्टेज में चली जाती है। तो ये स्टॉक इनफैक्ट एक्शन में रहेगा और आगे भी हरकत तेजी की तरफ जारी रहने के पूरे आसार हैं। तो हर्षद जी, ऐसा हो रहा है शिपिंग कॉर्पोरेशन में जो वॉल्यूम्स हैं वो तो देखते ही बनते हैं। आपके सामने कल जो यहाँ पे ट्रांजैक्शन हुआ वो लगभग आपको 1 करोड़ 3 लाख शेयर का होता हुआ दिखा। जुड़ते हैं सुमित जी से। सुमित जी, ब्रोकरेजेस एससीआई पर भी बहुत बुलिश हैं।
देखिए मेरे पास अभी तो कोई लेटेस्ट रिपोर्ट नहीं आई है इसके ऊपर, लेकिन रीसेंट रिपोर्ट जो मैंने चेक किए थे उसके हिसाब से उन्होंने टारगेट दिया था कंसेंसस करीब 90-100 रुपए के आसपास का था। ऑलमोस्ट अचीव हो चुके हैं वो टारगेट्स। लेकिन हाँ, सबको ये बात दिख रही थी कि एक स्ट्रॉन्ग असेट बेस पे ये कंपनी कामकाज कर रही है। ऑब्वियसली नंबर्स को इंप्रूव कर रहे हैं, और अगर कोई भी बड़ा पार्टनर इसके लिए आता है जो कि इन्वेस्टर नहीं होता है तो इस कंपनी के लिए एक बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। तो अभी री रेटिंग की पॉसिबिलिटी नहीं, लेकिन हाँ कोई बड़ा इवेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा तो शायद ब्रोकर यहाँ पर कवरेज भी देंगे। तो सुमित जी, चार्ट्स पर एससीआई बहुत ही मजबूत लग रहा है। वैसे तो कविता जी आपको देंगी आंकड़े जहां पर आप यहां पर पोजीशन ले पाएंगे। मेरे सामने 2018 जनवरी का हाईएस्ट लेवल स्क्रीन पर ऑलरेडी है, यानी कि 2 साल का हाई, और अगर ये टूटता है तो आपको 2011 का हाईएस्ट लेवल आता हुआ दिखेगा। अब कविता जी बता पाएंगी कि ये होगा या नहीं। कविता जी, आपके सामने शिपिंग कॉर्पोरेशन 104। ये शैल जी, शिपिंग कॉर्पोरेशन का अगर एक लास्ट हम डाउनवर्ड मूव देखें जो कि 223 रुपए से स्टॉक गिरा है, मुझे जब आप फीबो रिट्रेसमेंट लगाते हैं तो ये अपने गोल्डन रेशियो को क्रॉस किया था 99 पे, एज लाइक सुमित जी भी कहे 100 के लेवल्स वहां दिए थे, बट इसे सरपास कर चुका है और 103 के लेवल्स पर है। तो एज पर फीबो ये 123 का एक टारगेट देता है। वहीं एक प्राइस पैटर्न भी यहाँ डेवलप होता हुआ दिखा है, दैट इज फ्लैग फॉर्मेशन। अकॉर्डिंग टू दैट भी जो टारगेट्स आ रहे हैं वो 112 के आ रहे हैं। तो इमीडिएट टारगेट मुझे लगता है 112 के लेवल तक ये अप्रोच करेगा शॉर्टर टाइम फ्रेम में। वंस 112 के लेवल्स को क्रॉस करता है 122 एंड अल्टीमेटली 133 तक के टारगेट्स मुझे दिखते हैं ऑन शिपिंग कॉर्पोरेशन। ओके, याद रखिएगा इसमें एक चीज, अगर आप शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के चार्ट्स को 1993 से देखें और आज की तारीख तक देखें तो आप इस पूरे चार्ट को 2 भाग में बाइफरकेट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। स्ट्रेंथ, एक्सट्रीम स्ट्रेंथ अबव 100 और वीकनेस बिलो 100, और अब ये अपने बहुत स्ट्रॉन्ग जोन में एंटर करता हुआ। चलिए अब चलते हैं आगे के स्टॉक्स इन न्यूज़ पे और अब बात करते हैं ऑटो नंबर्स कैसे रहे, और वहां पे नंबर्स पे सबसे अच्छे नंबर्स किन कंपनियों के थे। हर्षदा बताइए। बिक्री के आंकड़ों में हीरो मोटोकॉर्प के नंबर्स आए कल बाजार बंद होने के बाद, और टोटल सेल्स में हमने देखा है 1.5% तक की बढ़त देखने को मिली है। ईयर ऑन ईयर में आंकड़े आपको बता रही हूं तो 5 लाख यूनिट्स कंपनी ने बेची है, एज अगेंस्ट 4,98,000 यूनिट्स जो उन्होंने पिछले साल इसी महीने फरवरी के बेची थी। एक्सपोर्ट्स में इस महीने तकरीबन 18% का उछाल देखने को मिला है, लेकिन अगर आप डोमेस्टिक सेल्स पर नजर डालेंगे तो हल्का सा डिप डाउन देखने को मिला है। तो एक्सपोर्ट्स के बल पर दरअसल वो टोटल सेल्स 1.5% बढ़ती हुई दिखाई दी है साल दर साल। दूसरी ओर आयशर मोटर्स और खासतौर से रॉयल एनफील्ड के बिक्री के आंकड़े आए, जहां पर करीब 1% का इजाफा देखने को मिला है। तो जहां पर 68,877 गाड़ियां इन्होंने पिछले साल फरवरी में बेची थी, रॉयल एनफील्ड की सेल्स अब 69,659 यूनिट्स की रही हैं फरवरी के महीने में इस साल के। वीएसटी टिलर्स के बिक्री के आंकड़े भी आए हैं, जहां पर हमने देखा पावर टिलर्स के बिजनेस में एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है, और ईयर ऑन ईयर पावर टिलर्स में दरअसल 58.5% तक का उछाल देखने को मिला है। दूसरी तरफ ट्रैक्टर बिजनेस में हल्का सा स्लो डाउन, 564 यूनिट्स जो इन्होंने पिछले साल इसी महीने यानी कि फरवरी के महीने में बेची थी उसके तुलना में 507 यूनिट्स बेची है, तो करीब करीब 10% तक का डिक्लाइन। लेकिन ओवरऑल वो 500 के रेंज में ही बिक्री के आंकड़े देखने को मिले हैं, तो इतनी भी खराब नहीं है। हाँ, ईयर ऑन ईयर अगर आप कंपेयर करते तो लगता है कि एक डिप देखने को मिला है। चलिए, तो ये राय आपको आती हुई दिख रही है वीएसटी टिलर्स पर, और कई आंकड़े जो कल बाजार बंद होने के बाद आए और उसके साथ साथ वहां पर आपको आज रिएक्शन होता हुआ दिखेगा। सुमित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ ब्रोकरेजेस ने ऑटो सेल्स पर भी सुमित जी टिप्पणी की है, वो क्या है? देखिए, सीएलएसए की एक रिपोर्ट आई है, उन्होंने बात साफ की है कि रिकवरी बहुत स्ट्रांग ऑटो के अंदर अभी भी देखने को मिल रही है। एक तो लो बेस का बड़ा इफेक्ट यहां पर आया है और साथ ही साथ नंबर्स भी इंप्रूव हुए हैं। स्ट्रांगली ट्रैक्टर सेगमेंट और एग्रीकल्चर सेगमेंट, जिसके भी हर्षा बात करती है कि वीएसटी या टिलर बिजनेस की एक स्ट्रांग परफॉर्मेंस आई है, तो उनको भी लगता है कि हाँ, एग्रीकल्चर में खासतौर से टिलर स्पेस या ट्रैक्टर स्पेस की तरफ से अच्छे नंबर्स देखने को मिले हैं। करीब 27% ग्रोथ यहां आई है। पीवी सेगमेंट के अंदर करीब 22% ग्रोथ आई है। और सेक्टर में अगर टॉप पिक की बात की जाए तो ऑब्वियस ही बात है, उनका टाटा मोटर्स जो कि एक प्रेफर्ड पिक तो है ही सीवी स्पेस से, और दूसरा एग्रीकल्चर स्पेस से महिंद्रा एंड महिंद्रा को उन्होंने चुना है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, ये 2 ऐसे नाम हैं जो सीएलएसए ने अपने टॉप पिक के तौर पर रखे हैं।
ओके, सीएलएसए की अगर आप देखें, एमएनएम और टाटा मोटर्स दो अपनी टॉपिक रखी है, इन पे बात करते हैं। तो देखिए, टाटा मोटर्स आशीष चित्रुमोता की कॉल भी है, वहां पे टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस के साथ आप अवगत हैं भी। अपोलो टायर्स आज कविता की कॉल है, और इस स्पेस का मदरसन सुमी एक और ऐसा स्टॉक था जो कि कल फ्लैग के साथ एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट देके गया। अब बचा है एमएनएम, जिसपे सुमित ने भी टिप्पणी भी करी हाउस व्यूज में। मानस, एक बार एमएनएम के चार्ट को स्कैन करते हैं, और एमएनएम को आप देखिए जिस प्रकार की स्ट्रेंथ रेस्ट ऑफ द ऑटो में है, वो अभी यहां पर अगर आप देखें, थोड़ी सी अगर आप देखें बैकफुट पे आ गई है। ये 50 डेमा पे रेस्ट कर रहा है। आपकी राय क्या कहती है इस स्टॉक पे? देखिए, फ्राइडे को हमने एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखा था, कल पुलबैक देखने को मिला, लेकिन स्टॉक सस्टेन नहीं हो पाया, तो वो एक परेशानी की बात है। मैं समझता हूँ कि आपको खरीदारी तब करनी है एमएनएम में जब 850 के ऊपर स्टॉक सस्टेन करता है। अगर वो लेवल्स आते हैं, वो उसके ऊपर स्टॉक सस्टेन करेगा, तो शायद 920 तक के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। तो खरीदारी करनी है तो 850 के ऊपर करनी है। फिलहाल के लिए आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप बने रह सकते हैं, लेकिन स्टिक स्टॉप लॉस 799 का जरूर लगाएं।